हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरो पहाड़ चैनल में। तो ये ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि अभी हम आए हैं छोटी हल्द्वानी, जो जिम कॉर्बेट की सिटी है, जिसको उन्होंने बसाया था ऑलमोस्ट 100 ईयर पहले। तो आज हम उनके विलेज को एक्सप्लोर करेंगे और लोकल से बातें करेंगे और जानेंगे इस कॉर्बेट विलेज छोटी हल्द्वानी के बारे में। और पास में ही कॉर्बेट म्यूजियम भी है, वहाँ भी हम जाएंगे, जो कि उनका विंटर हाउस था, और काफ़ी डिटेल जानेंगे इस विलेज के बारे में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ छोटी हल्द्वानी विलेज, कॉर्बेट के गांव पे। तो जिम कॉर्बेट सर ने यहाँ पे काफ़ी लोगों को बसाया था उस टाइम पे, कुमाऊँ से। और इस एरिया के बारे में जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे छोटी हल्द्वानी खूबसूरत विलेज को। देखिए, यहाँ पे एक चंदन का पेड़ है। तो ये विलेज काफ़ी डेंस फॉरेस्ट में बसा हुआ है। फिर हम यहाँ से निकलेंगे विलेज को एक्सप्लोर करने। बहुत ही खूबसूरत ग्रीन विलेज, साफ सुथरा और काफ़ी शांति यहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी कैफ़े बने हुए हैं इस एरिया में। इसका नाम भी कितना यूनिक है, देखिए, इत्तूसा। इत्तूसा मतलब स्मॉल। केरोसिन लैंप है ये। छोटी हल्द्वानी है वो बिल्कुल कॉर्बेट म्यूजियम के बैक साइड पे ही है। जब आप कॉर्बेट म्यूजियम में आएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप खुद भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे नेचर गाइड ले सकते हैं। गाइड लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और गांव वालों को जानने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी कुमाऊनी फैमिलीज़ को जिम कॉर्बेट ने बसाया था। और जैसे मैं आपको आगे आके दिखाऊंगा कि एक वॉल भी बनाई थी उन्होंने 5 किलोमीटर, ताकि जंगली जानवर क्रॉप्स को परेशान ना करें और जानवरों से भी बचा रहे। ये सवाल है, इसको आप पढ़िए। मोबाइल बंद है क्या? तो ये देखिए, अभी मैं हूँ चौपाल पे। तो यहाँ पे 3 चौपालें हुआ करती थी। तो चौपाल जैसा बैठने का एरिया है, उसमें से एक ही चौपाल बच्चे बता रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है? आ जाइए अम्मा जी, इधर आ जाइए। ऊपर नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, अब आप जाएंगे। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को। तो मेरा नाम मोहन पांडे है, मैं यहाँ पे एज ए नेचर गाइड। तो हम लोग जो है, हम लोग की एक एनजीओ है कॉर्बेट ग्राम विकास समिति, जिसके अंडर में हम लोग इको टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ पर रन करते हैं। तो उसमें हम होम स्टे प्रोवाइड कराते हैं गाँव के अंदर। इसके अलावा हेरिटेज वॉक, बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक,
लोकल फूड, लोकल कल्चर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर हम कराते हैं। तो ये पूरा जिम कॉर्बेट का अपना एक टाइम पे पूरा अपना उनका गाँव था, छोटी हल्द्वानी इसको कहते हैं। तो जिम कॉर्बेट ने जो है 1915 में पूरा गाँव खरीदा था। ये टोटल एरिया है 221 एकड़। तो उन्होंने उस जमाने में ये 1500 रुपीज़ में खरीदा था। इसको हम भावर भी बोलते हैं, फुटहिल्स। तो यहाँ पर उस जमाने में लोग रहना पसंद नहीं करते थे। कारण ये था क्योंकि यहाँ पे उस समय बीमारियाँ काफ़ी थी, मलेरिया, कालरा, मच्छर काफ़ी होता था। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है हमारा जो पहाड़ी एरिया है, अल्मोड़ा, नैनीताल, वहाँ से कुमाऊनी लोगों को बुला के यहाँ पर बसाया था, 40 परिवार को, जो आज भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो अभी तो ये बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहीं पर लोग खेती कर रहे हैं। खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा लोग जो है हमारे भारतीय सेना में भी काफ़ी लोग हैं, इसके अलावा लोग जॉब भी करते हैं। और अभी हम लोग 2000 से यहाँ पे इको टूरिज्म एक्टिविटी रन कर रहे हैं, जो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। तो इसको हमारी समिति इसको पूरा मैनेज करती है। तो यहाँ पे जो है लोग होम स्टे चला रहे हैं, एज ए नेचर गाइड का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास पूरा फॉरेस्ट है। तो जंगल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, तो ये एक योजना यहाँ पे स्टार्ट की थी सरकार द्वारा, ताकि लोग अपना इको टूरिज्म एक्टिविटी करें। लोकल लोग ही चला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बाहर से जो विजिटर आते हैं उनके लिए ये रहता है कि उनको एक तो यहाँ का लोकल जानकारी मिल जाती है, लोकल खान पान, लोकल चीज़ों, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और उनके लिए भी अच्छा अनुभव रहता है। ये आप जो देख रहे हैं ये चौपाल है, इसको हम शेर सिंह की चौपाल कहते हैं। तो उन्होंने जो है यहाँ पे जब जिम कॉर्बेट ने गांव बसाया तो उन्होंने ऐसी यहाँ पे 3 चौपालें बनाई थी। उसमें से 2 चौपालें खत्म हो गई, यही चौपाल बची हुई है जो आप देख रहे हैं। तो शेर सिंह की चौपाल कहते हैं। चौपाल मतलब एज ए मीटिंग प्लेस। यहाँ पे कॉर्बेट साहब आते थे और मीटिंग किया करते थे गाँव वालों के साथ, डिस्कशन करना, आपसी बातचीत करना, उनकी जो समस्याएं हैं सॉल्व करना, इसका उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है जब उन्होंने यहाँ पे चौपाल बनाया उसके बाद भी क्या था, जब गांव वालों की मीटिंग हुई तो गांव वालों ने कहा कि आपने हमको गांव तो दे दिया, जमीन उन्होंने उनको डोनेट करी, लेकिन क्या है हमारे क्रॉप्स को सारा वाइल्ड एनिमल खा जा रहा है। तो फिर उन्होंने गांव के चारों तरफ वॉल भी बनाई है, जो अभी हम आगे जाके देखेंगे, जो 5 किलोमीटर की वॉल है, पत्थर की वॉल है। तो उस वॉल को बनाने के बाद उन्होंने जो है फिर भी क्या था, कुछ वाइल्ड बोर, जंगली मोर होता है, उस वॉल को भी क्रॉस करके गाँव में आ जाते थे, तो क्रॉप्स को डैमेज करते थे। फिर उन्होंने क्या करा, एक बंदूक यहाँ पे गाँव वालों को इशू कर दी। तो एक बंदूक उन्होंने पूरे जो 40 परिवार थे उसमें एक मजल लोडर गन उन्होंने यहाँ पे दी और गांव वालों से कहा कोई भी जानवर आए तो उसको आप भगा सकते हो उससे हवा फायर करके। तो मजल लोडर गन भी उन्होंने यहाँ पे दी। तो वो बारी बारी से हर गांव वालों को मिलती थी। जो शेर सिंह थे वो एक्सपर्ट निशानेबाज थे, तो उन्होंने फिर जो है बंदूक जो है शेर सिंह के नाम डोनेट कर दी। अब शेर सिंह तो रहे नहीं, फिर उनके बेटे तिलोक सिंह के नाम वो ट्रांसफर हुई। अब तिलोक सिंह जी भी नहीं है क्योंकि उनकी भी डेथ हो गई। तो अभी वो बंदूक जो है यहाँ पे अभी नहीं है। अभी वो जो है लाइसेंस ना होने की वजह से वो पुलिस स्टेशन में जमा है। तो अब हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, तो जल्दी यहाँ पर आ जाएगी, तो फिर पर्यटकों को वो भी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अभी आप आगे आके चौपाल देख सकते हैं। हाँ हाँ, बाहर ही निकलेंगे। तो ये देखिए अभी मैं चौपाल के ऊपर आ गया हूँ। काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड चौपाल है ये। तो एक ही चौपाल बची है, जैसा कि अभी नीचे आपने डिटेल में सुना होगा। अब यहाँ से हम चलते हैं और बाकी एक्सप्लोर करते हैं विलेज। आइए वॉल पे आपको फोटो वो देख रहा आम पे पैर लगे, कितने आम गिरे। ये देखिए ना, ये मैंने बताया ना, जैसे उन्होंने उस जमाने में ये वॉल बनाना कितना कठिन कार्य रहा होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये पूरा चूने की बनी हुई वॉल है। पूरा जो चूना लगा हुआ है, चूने की चिनाई है और स्टोन लगा हुआ है। तो वो जिस समय वो रेलवे में जॉब करते थे, मैंने बताया बिहार के मोकामा घाट में, तो वहाँ जो पैसा कमाया उस पैसे से उन्होंने वॉल बनाई। और वो अपनी किताब में लिखते हैं, अगर गाँव वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते वो वॉल को बना नहीं पाता। तो वॉल बनाने का पर्पज था क्रॉस प्रोडक्शन। जंगल है ना, फॉरेस्ट है, तो यहाँ से वाइल्ड एनिमल पूरा क्रॉप्स को खा जाता था, इसलिए वॉल बनी। देखने कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल है। हाँ, चूना, उस समय चूना, सुर्खी और आपकी मांस की दाल, उड़द की दाल हो गई, आपका चूना हो गया, और चूने के पत्थर होते हैं, चूने के पत्थर से चूने की भट्टियां बनाई हैं। तो उसमें चूना निकलता है। चूना जो होता है ना पहले का, आज का सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत होता है चूना। अब तो चूना कम बनता है, उतना यूज नहीं करता, सीमेंट करते हैं। तो चूना जो है इस तरीके से उसमें लकड़ी में मिक्स करके उसको पूरा गर्म किया जाता है। तो लकड़ी, चूना, सुर्खी में मिक्स होता है, उससे फिर वो ये दीवार बनी। और अभी तक टिकी नहीं है। अभी तक टिकी है। अब जगह जगह पर लोगों ने तोड़ दिया तो जानवर इजीली अंदर आ जाता है।
तो ये जैसे टाइगर को भी रोक सकती थी ये दीवार? हाँ, टाइगर तो देखिए, टाइगर वैसे गांव में नहीं आता, लेपर्ड आता है। लेपर्ड ज्यादा है। लेपर्ड जो है ना, लेपर्ड गांव में इसलिए आता है क्योंकि टाइगर और लेपर्ड में क्या होता है, वो टाइगर जो है लेपर्ड को भी मार देता है, तो हाँ लेपर्ड जो है दूरी बना के चलता है टाइगर से। हाँ और दूसरा वो डॉग जो हमारे गांव के कुत्ते होते हैं उनको खाने के लिए आता है, हाँ। डॉग पर ना, डॉग पर अटैक करता है। तो यहाँ पे तो होती रहती है घटनाएं, लेपर्ड का नेचर है गाँव की तरफ आना। टाइगर गाँव के अंदर नहीं है, टाइगर जो है गाँव के किनारे घूमेगा बट लेकिन अंदर नहीं है। उस टाइम पे जब ये वॉल बनाई होगी तो ये जंगली खेती बाड़ी के लिए, जंगली जानवरों को रोकने के हाँ, लिए। उसी के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो है नुकसान ना करे। तो ये दीवार पूरे छोटी हल्द्वानी में ये पूरा पूरा 5 किलोमीटर दीवार है। 5 किलोमीटर है। सेकंड लैंड कवर किया था जिम कॉर्बेट साहब ने, पर वॉल को बनाने में 10 साल लगे। कहीं कहीं पर इसलिए टूट गई है, जैसे घर बन गया तो उनने सोचा होगा कि बाउंड्री टच हो रही है या फिर अब अपना रास्ता बना लिया तो रास्ता दिक्कत बना ये हो लिया। रही है, जानवर इजी अंदर आ जा रहा है। ज्यादातर जो है ना वाइल्ड बोर आता है, हाँ। वाइल्ड बोर, नील गाय, आपका खरगोश, आपका जो है पार्कोपाइन, जी जी। लेपर्ड भी आता है, हाथी भी, कभी कभी हाथी भी आता है, साल में 4-5 हजार हाथी भी आ जाता है। हाँ, हाथी तो पूरा फसल को जो हाथी कर सबसे देगा। ज्यादा नुकसान करता है। हम्म। तो देखिए जैकफ्रूट देखिए, यहाँ पे आम भी काफी लगे हुए हैं, तो आम का इन्होंने टेंडर दे रखा है शायद, वो देखिए सामने, तो काफी आम दिख रहे हैं यहाँ पे, आम के बागान, और कटहल भी है यहाँ पे। आम तो खूब है, ये बारिश से गिरे होंगे कुछ, तो अभी ये उठा लेंगे। कटहल एक ऐसा है, इसको कोई दवाई नहीं पड़ती, प्योरली ऑर्गेनिक। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसी कोई डालते ही नहीं है दवा। तो जैसा सर बता रहे थे, तो जिम कॉर्बेट सर ने कुमाऊनी परिवारों को यहाँ लाए और उनको बसाया, और अभी भी वो लोग यहाँ रहते हैं। और ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है ये एरिया अभी भी, क्योंकि इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि तो यहाँ ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं वो जिम कॉर्बेट के टाइम पे बसाई गई थी, और ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो जो कि अच्छी बात है। तो वही आपको वैसा ही फील आएगा उस टाइम की तरह। कुछ कुछ घर यहाँ पक्के बन गए हैं और फैमिलियाँ बढ़ गई हैं, बट अभी भी मैं बोलूँगा कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं हुआ है। और वैसे ही देखिए बिल्कुल कोर इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। अभी तो हमने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना, और इसके बाद हम म्यूज़ियम में भी जाएंगे। तो अभी कुछ और स्पॉट्स हैं जो कि कवर करने हैं। तो ये मैंने आपको वॉल दिखाई थी, जो कि पूरे 5 किलोमीटर वॉल है, ये जो पूरी छोटी हल्द्वानी में बनी हुई है, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जाकि जंगली जानवर क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये मेन इंटेंशन था इस वॉल का, और जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को। तो कुछ दीवारें जैसे अभी ब्रेक हो गई हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन लोगों ने रास्ता बना लिया है, बट अभी भी काफ़ी दीवार वैसी की वैसी ही पड़ी है। और काफ़ी मजबूत है और काफ़ी ऊंची भी है। तो अभी यहाँ पे भुवन सिंह रहते हैं, जो कि मोती सिंह के पोते हैं, और इनके पिताजी पान सिंह। तो वो काफ़ी माई इंडिया जो कॉर्बेट ने एक बुक लिखी हुई है, और कॉर्बेट काला डूंगी और इस एरिया छोटी हल्द्वानी का जिक्र किया, तो आपने मोती सिंह का नाम जरूर सुना होगा। तो ये घर है उनका। कितना खूबसूरत लोकेशन है देखिए, और उतना ही डेंजरस भी उस टाइम पे। अब तो इतना खतरा नहीं है, अभी भी जानवर आते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत विलेज। जब उनकी किताब पढ़ेंगे आप माई इंडिया, तो माई इंडिया में मेंशन किया गया है। उनके अच्छे दोस्त थे, उनका हंटिंग में जाना, हंटिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम देखते थे। आप जो है उनके ग्रैंडसन हैं,
मुकुंद सिंह जी हैं। नमस्कार। उनके दादी पान सिंह और उनके ग्रैंडफादर मोती सिंह और पान सिंह दोनों के बारे में बुक में लिखा हुआ है। आप लोग ये जो घर था, ये यहाँ पे क्या होता है ना, समर सीजन में काफी तेज हवाएं चलती है, तो उसमें कच्चे घर हुआ करते थे, तो वो घर जो है आंधी में उड़ जाता है, तो तब उनके लिए पक्का हाउस बनाया हुआ है। ऐसा माइंड में लिखा हुआ है। सबका है। हाँ, सबका है। ये लगभग 1915 के बाद ही बना हुआ है। जैसे उनका अपना घर है, जो भी हम आगे देखते मोती सिंह उनके साथी थे ना, शिकार वगैरह हैं। शिकार में में जाते थे। जाना, उनका कार्यक्रम हाँ, organize उनके करना, ऑर्गेनाइज ये सारा काम देखते थे। वो कहते हैं कि वो कहते हैं जो भी मैंने जंगल के बारे में जाना, यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जाना, वहाँ जाना, उनको अनुभव था काफी। तो आपका भी काफी अनुभव है जंगल से, तो आप भी एक कहानी सुनाएंगे आपको टाइगरस वाली। उनके पीछे टाइगरस वाली थी, अच्छा, तो वो एक बहुत यहाँ पे हाँ, जंगल में अंदर साइड को ना। यहाँ बैठ जाओ, बैठे आप आराम से सुनिए, थोड़ा आवाज सर दो। मैडम और से हम जाते रास्ते में हम वो तेल है रास्ता था, बड़ा रोड है, अभी भी है, तो वहाँ छोटे बंदे भी बड़े बंदे भी लगे हैं। अच्छा। मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा नहीं जाते हैं घर को, मैंने ठाकर गई है घर को, पहले ये हलिया बोल रही। फिर जाते 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 हम चले गए ना, कोई जगह ठाकुर चले गई होगी, अपने बच्चों को लेकर कहीं चले गई होगी। जाते जाते हम पहुँच गए। अब वो अंदर से ठहरी, साइड में ठहरी रोड, अब वो मोटे गाड़ियों वाले की भी आवाज़ सुनाई दे रही। अब वो अंदर से घुर रहा है, ज़्यादा घुर रहा है, इतनी दूरी में ठहरी जितना ट्रैक्टर खड़ा है, और हम वो अंदर ठहरी झाड़ी में, हम खुले में ठहरे बाहर। फिर इनके बच्चों से कहा, मैंने कहा नहीं जाता, मैंने तुम जाओ, मैंने तुम पीछे हट जाओ, पीछे मैंने यहाँ टाइगर है। मैंने घास बिछी हुई डाली वहाँ, जब अपने बच्चों को दूध पिला होगा ना, लेट के घास बिछी हुई डाली वहाँ पर। तो मैंने देखा, मैंने यहाँ घास बिछी है, तो मैं ऐसी ठीक डाला। मैंने बच्चों से कह दिया, मैंने तुम पीछे हट जाओ, चले जाओ तुम। फिर मैं हल्का 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 मैंने आवाज़ सुनी वहाँ से, तो मैंने जब ज़्यादा ही बोलने लगी, और मैंने ये पढ़ाई करेगी काम, मैं ज़्यादा हल्के हल्के पाँव से सीधे एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। अब जब मैं जाने लगा तो वो मेरे पीछे और ज़्यादा आने लगी, अब पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने हाँ ऐसे करके जोर से आवाज़ मारी, तो सीधे जाते नहीं। जाने के बाद फिर आ गई लौट गई, और वहीं फिर हमने रख दी दौड़। एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए, हाथ भी कट गया, उंगली भी कट गई, बच्चा नहीं। 3-4 दिन तो कपन ही गई शरीर के अंदर, खाए पिए तो हाथी कहाँ गए थे। अब भी देखे मैंने, टाइगर बहुत देखे हैं, मैंने जाते रहता हूँ मैं जंगल, घास भी काट लाता हूँ, लकड़ी भी जाता हूँ, जंगल भी जाते रहता हूँ। टाइगर बहुत देखा मैंने। इसलिए दुगला कुछ ऐसे हमला नहीं बोलता है, अगर दुगला होगा तो निकल जाएगा, कुछ नहीं बोलता। हम जाते रहते हैं, कोई टाइगर होगा तो बहुत देखे टाइगर। तो आपके एक्सपीरियंस से, जैसे अभी टाइगर आ गया तो चिल्लाने से हटते हैं, वो क्या करना है, डरेंगे तो? और पेड़ की आड़ या किसी चीज की आड़ ले लो। अच्छा, काफी बड़ी, इतनी बड़ी होती है ना वो? बहुत बड़ी थी, 2 बच्चे थे उसके हाथ में, आगे अपनी जाए। बच्चों के लिए तो और खतरा, अगर बच्चे होते तो और अटैक करती है। करती हो, वो तो मैं पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। हाँ, इसलिए, और नहीं पेड़ की आड़ में खड़ा नहीं होता, खुला है तो मेरे को पकड़ लेती हूँ, मार देती हूँ, हाँ, मेरे को लिपट जाती हूँ। बच्चे जो साथ बैठा रहे हाँ, थोड़ा काट दी मैंने, भागा मैंने, मुझे कुछ नहीं करा, चले गए। फिर मैंने भी थोड़ा काट दी, मैं भी भाग गया। ये आप चक्की चलाइए, हाँ चलाओ, चिंता कर चलाओ। ये बाइक से इसमें आपने क्या भट्ट डाल भट्ट? भट्ट, हाँ भट्ट इसमें चना भी डुबका बनेगा। बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर साइफन सिस्टम है। साइफन समझते हैं? साइफन ये जो है, ये कैनाल यहाँ से अंडरग्राउंड है, देख रहे हैं ना, ये पूरा 18 फीट का बना हुआ है। बौर रिवर आ गया, बौर रिवर से कनेक्ट है, इसलिए इसको बौर कैनाल को। अच्छा, ये इसमें पानी के, अच्छा पानी वहाँ से ना अंडरग्राउंड आ रहा है, यहाँ बाहर निकल रहा है, ये अंडर इसके नीचे underground से दिया गया है, इसको बोलते हैं साइफन सिस्टम। इतना गहरा बनाया गया है कि वहाँ जाकर यहाँ जम कर उन्होंने जो है ना, नेचुरल साइफन सिस्टम बोलते हैं इसको। उस पानी को ये इतना गहरा बनाया हुआ है, जब पानी यहाँ जा रहा है तो उसका यहाँ जम कर। तो ये ब्रिटिश टाइम की कैनाल बनी हुई है, तो सर बता रहे थे इसको साइफन सिस्टम कहते हैं। कैनाल सिस्टम है, इसमें देखिए दोनों ये जो कैनाल है आपस में लिंक नहीं है, आपको ये पानी आता हुआ दिख रहा होगा, देखिए
और यहाँ बीच में कहीं से भी लिंक नहीं है उस कैनाल में। तो वहाँ से पानी आ रहा है और अंदर जाके अंदर प्रेशर से ऊपर आ रहा है। तो ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, देखिए अभी भी बढ़िया से काम कर रहा है। तो अंदर डिग किया गया है इधर से अंदर, तो प्रेशर की वजह से अपने आप पानी ऊपर आ रहा है। तो ये वो कैनाल है, देखिए कैनाल आई, यहाँ से कैनाल में कोई लिंक नहीं है और पानी देखिए सामने से निकल रहा है। और ये हल्दू का पेड़ है, देखिए जिसके नाम से हल्द्वानी शहर पूरा बसा हुआ है। तो काफ़ी पुराना ट्री है, देखिए ये होता है हल्दू का पेड़। तो पहले हल्द्वानी में पूरे हल्दू के फॉरेस्ट हुआ करते थे। अब तो बहुत कम दिखा है, अभी भी है वहाँ पे हल्दू के पेड़, बहुत कम है, लेकिन हल्द्वानी का नाम इसी से पड़ा। और काठ गोदाम, जैसे काठ मतलब लकड़ी गोदाम, लकड़ी का गोदाम, तो काठ गोदाम ऐसे पड़ा है। तो ब्रिटिश टाइम से बने हुए हैं ये रेलवे स्टेशन है काठ गोदाम का, बहुत पुराना। और अभी मैं हूँ काला ढूंगी में, तो मैं रोड के अपोजिट साइड आया हूँ। तो अब उसी रास्ते से कैनाल के थ्रू होते हुए मैं एक और स्पॉट में आया हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, हाँ उस स्ट्रक्चर को देख के बनाया जा रहा है। अच्छा, आयरन फाउंड्री है, ये आयरन फाउंड्री 4 स्ट्रक्चर है यहाँ पे। उसको देख के ये ऐसा डिजाइन सा बनाया जा रहा है। इसमें ऊपर जो है हल्का सा कैफे बनेगा छोटा, यहाँ लोग बैठ के चाय वाय पी सकते हैं। अरे इसको डेवलप उत्तराखंड टूरिज्म, मतलब चेहरा उसी तर्ज पे। ओ अच्छा, एक इसका मॉडल डिजाइन वैसे ही है। ओके, डिजाइन भी ऐसी बन रहा है पूरा। ये लोहे का, इसका फिर पत्थर स्टोन लगेगा। यहाँ पर लोहा कैसे बनता था ये? अच्छा वो ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या बारिश हो गई। पल्लवी आ जाओ, बारिश का पैर फिसल गया मेरा। बारिश शुरू हुई है। ओ कितना पुराना हो गया यार, देखो आप, पेड़ भी बन गया है उसके ऊपर। लेकिन अच्छा है, इसको मेंटेन किया है एटलीस्ट। इसको वही डिपार्टमेंट है मेंटेन करवा। तो ये आयरन फाउंड्री है, तो सर बताएंगे इसके बारे में अभी क्या कब बनाया गया था और इसका पर्पस क्या है। और जो मैंने आयरन स्ट्रक्चर दिखाया उसका डिजाइन बिल्कुल ऐसे दिया जा रहा है और ऊपर एक कैफे बनेगा। तो उत्तराखंड टूरिज्म उसको डेवलप कर रही है। आगे तो आपको काफी चेंजेस मिलेंगे आने वाले टाइम पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये है नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट आयरन फाउंड्री। तो जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज था तो उसमें उन्होंने यहाँ पे, आपको पता होगा कि रेलवे का डेवलपमेंट ब्रिटिशर ने किया हमारे हिंदुस्तान में। हाँ। तो उस समय उनको लोहे की आवश्यकता पड़ी। तो ये जो पूरे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें जो है लोहा बनाया जाता था। तो यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, आयरन ओर को लाके इसमें गलाया जाता था। और उस तरफ इसके पीछे कैनाल है, जो आपने कैनाल देखी। कैनाल बनाने का उद्देश्य ये था लोहे को ठंडा करने के लिए। जब लोहा पिघल के उस तरफ जाएगा पीछे की तरफ, तो लोहा गर्म है, उसको कलेक्ट कैसे करेंगे? तो उसमें जो है कैनाल से पानी डाला जाता था, कैनाल का पानी इसमें डाला जाता था ताकि लोहा ठंडा हो जाए। तो यहाँ से जाता था रेलवे के लिए। इसमें क्या था, इसमें लकड़ी काफी कट रही थी क्योंकि इसको गर्म करने के लिए यहाँ पे जंगल काफी कटने लग गए थे। यहाँ पे पॉल्यूशन ही बहुत हो गया। क्या बता रहे हैं? तो उन्होंने जो यहाँ पे उसमें कमिश्नर थे सर हैंनरी जी, कुमाऊं कमिश्नर। तो उन्होंने देखा कि इसी प्रकार से अगर हम लोहा बनाते रहेंगे तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इसको 1876 में बंद करा दिया। 1856 से स्टार्ट हुआ, 1876 तक चला। उसके बाद इसको बंद कराया। बंद इसलिए कराया जंगल को बचाने के लिए। अगर ये बंद नहीं करवाते तो हो सकता है आज जो कालाढूंगी का इतना सुंदर जंगल है ये आपको देखने को नहीं मिलता। उन्होंने ये अच्छा डिसीजन लिया, इसके परिणाम स्वरूप आज हम जो अच्छा सा यहाँ पे जंगल देख पा रहे हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री थी कालाढूंगी में। दूसरी आपकी कोटाधून में कोटाबाग में थी। तीसरी आपका खुरपा था, चौथी रामगढ़। 4 फाउंड्री बनाई थी उस समय 1856 में। आप इसके अंदर आके देख सकते हैं।
ये इसका डिजाइन है। यहाँ से धुआं उठता होगा ऊपर ना। इसमें जो है ना, आप आइए जरा देखिए देखिए। आयरन फाउंड्री में जब लोहा बन जाता था तो ये जो यहाँ पे आपको कैनाल दिख रही है, ये लोहे को ठंडा करने के लिए यहाँ से पानी छोड़ा जाता था। तो वो जो कैनाल आपको दिखी ऊपर, उसी से कनेक्टेड थी ये। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। और वो सामने जो प्लेटफॉर्म जो डिज़ाइन दिया जा रहा है फाउंड्री के शेप में, उसकी याद में। और मुझे अच्छा लगा, इस स्ट्रक्चर को अभी भी मेंटेन किया है, काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हमें म्यूजियम भी जाना है। लेकिन इसके लिए लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल होता था, जंगल बहुत कटने लगे थे, फिर बाद में ये बंद हो गई। क्योंकि ये लकड़ियों का इस्तेमाल होता था इसमें, तो इस एरिया के लिए सेफ नहीं था। बस ये देखना चल रहा है, आपको लोहे का पत्थर दिखा दो। नहीं नहीं, यहीं पे खड़े रहिए आप, यहीं पर। ये है आयरन और, देखिए पकड़िए। इसको गला के, हाँ, इसको गला के लोहा बनता था। ओ, ये दिखने में देखो नॉर्मल पत्थर जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका काफ़ी वेट है। तो ये आयरन ओर है, इसी को गलाया जाता था, फिर इससे से इम्प्योरिटीज निकाल के आयरन। आपको जो दिख रहा है ये सब आयरन ओर है, बस इसी को गला के आयरन बनाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें देखो उस टाइम के भी, आपको आके यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप ये वाला टूर लीजिएगा, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी कॉर्बेट विलेज को एक्सप्लोर नहीं किया था, और आज एक्सप्लोर करके काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सब आयरन ओर रखे हुए हैं। देखिए ये दिखने में नॉर्मल पत्थर ही लगेगा, लेकिन जब इसको उठा रहा हूँ मैं तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हैवी है नॉर्मल पत्थर से। तो ये सब आयरन ओर है यहाँ पे, और इसी को गर्म करके पिघला के इसमें से इम्प्योरिटी निकाल के फिर वो जो मैंने आपको आयरन फाउंड्री दिखाई थी, वहाँ आयरन बनता था। तो ये नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट आयरन फाउंड्री थी। देखिए ये 1878 में इसको क्लोज कर दिया गया था। सर हेनरी रमसे, जब उनको लगा कि बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं इस एरिया में इसके लिए, तो इसको क्लोज कर दिया गया। तो ये 1858 में बिल्ड हुई थी। तो 20 इयर्स तक इसने काम किया, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। मछली मारी इसने, मार दी जान से, मुंह फाड़ दिया। मछली का मुंह फाड़ दिया। छोड़ दे, बड़ी नहीं छोड़ दे। कहाँ पकड़ी, कैसे पकड़ी है? कैनाल में। क्या करेगा, पाल के बेचेगा बड़े होके? वो अपना बिजनेस। हाँ, हो रही बड़ी है, मर जाएंगी पानी में। वही तो भाई, रोज बदलना पड़ता है इसका पानी। हाँ। अब वीडियो बना रहे। गांव, तुम्हारा गांव एक्सप्लोर करते हैं। इस जगह के बारे में बताओ। ये बताना भाई, तुम्हारे इतनी बढ़िया जगह है तुम्हारे एरिया में, चलो बड़े हो गए तो पता चल जाएगा, है ना। हाँ, पहुंच गया हूँ कॉर्बेट म्यूजियम। ये देखिए, ये काला डूंगरी में स्थित है। ये मेन रोड है, और ठीक बगल में ये उनका विंटर हाउस था। तो जाड़ों में, क्योंकि नैनीताल में बहुत ठंड होती है, इसलिए वो यहाँ रुकते थे। और अभी भी देखिए वैसे स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही है। और ये इंट्रोडक्शन है जिम कॉर्बेट जी का।
Edward James Corbett, in the full name, known to the world as Jim Corbett, was born on 25th July 1875 in Nainital. He was the eighth child of Christopher and Mary Jane Corbett. Jim grew up in Nainital and received his education here, while winters were spent in Kaladungi, since both of these places were richly known. Witness Jim Corbett, a wonderful naturalist, came along this ride. तो ये विंटर्स में यहाँ रहते थे और समर्स में नैनीताल. तो after completing his secondary education, Jim served in the railway and then in the army. He eventually returned to Nainital and Kaladungi, a period that dominates his writing. A great hunter, naturalist and author he was. Jim was above all simple and generous person. तो जैसे हम मेंशन किया हुआ है कि हमने रेलवे में भी सर्व किया था और उसके बाद आर्मी ज्वाइन करी थी. उस समय ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी. ये सब आज़ादी से पहले की बात है, 1947 से पहले. तो देखिए आर्मी भी सर्व करे उन्होंने और फेमस हंटर थे. और जिम नेवर मैरिड एंड स्पेंड मच ऑफ लाइफ विद मैगी. सो जिम ने कभी शादी नहीं की और काफ़ी टाइम वो अपनी सिस्टर के साथ ही यहाँ पे रहते थे. और तो आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया केन्या में माइग्रेट होने का. तो 1947 में वो केन्या चले गए थे. तो उन्होंने अपनी बुक्स में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है इसकी. उनकी जो भी बुक्स थी जो मेनली आप पढ़ते हैं वो केन्या से ही पब्लिश करी थी जब वो वहाँ रहते थे. तो अभी जिम कॉर्बेट को आज हम जो जानते हैं हंटर के अलावा एक वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेशन के लिए भी जाना जाता है. तो ये है उनकी संक्षिप्त जीवनी और ये है जिम कॉर्बेट की फ़ोटो यहाँ और ये उनका आइडल भी है यहाँ. अब चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं इस हाउस के बारे में. कुछ फर्नीचर भी रखे हुए हैं डिस्प्ले में. एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप गौर से देखेंगे इस टेबल के, देखिए ये जो लेग है इसमें टाइगर के पॉज के निशान है. तो टाइगर का जो पंजा है उसका डिज़ाइन दिया गया है इनको. और ये सामने जो आपको लैंप दिख रहे हैं ये रेलवे यूज़ करता था लाइटिंग के लिए, सिग्नल देने के लिए या लाइटिंग के लिए. तो ये उस टाइम के सब सामान यहाँ पे रखा हुआ है. और ये कुछ औजार है जो वो यूज़ करते थे फर्नीचर, क्योंकि वो कारपेंटर भी थे. तो ये यूज़ करते थे. और ये कुछ दवाइयाँ, उसमें मेडिसिन बॉक्स वगैरह बने रखे हुए हैं. और ये उनकी सिस्टर है, उनकी हैट है. और ये कुछ क्रॉकरीज रखी गई यहाँ पे. और ये है पालकी. तो ये फ़ोटोज़ दिया हुआ है, देखिए ये पालकी की फ़ोटो है. तो ऐसे इसको ऊपर करके हेड, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करता है एक एरिया से दूसरे एरिया. और ये जिम कॉर्बेट के फैमिली फ़ोटो है. लेफ्ट साइड में है जिम कॉर्बेट. और ये रामगंगा रिवर के साइड में हाथियों का झुंड, ढिकाला जोन के आसपास का एरिया है जो कोर जोन है. तो जब आप सफारी अपनी वहाँ क्लोज हो गई है, नवंबर में स्टार्ट हो गई, तो प्री बुकिंग करनी पड़ती है. तो ये वहाँ का पोर्ट्रेट है. और यहाँ पे उनके अवार्ड जो उनको मिले थे, बाकी डिटेल आप देख लीजिए. उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा 1928 में जिम कॉर्बेट को रुद्रप्रयाग के आदम को तंजोर में गिराने के लिए केसर हिंदी की उपाधि दी गई थी. और बाकी ये मैप है. तो ये डिटेल आपने देख ली टाइगर्स की. तो अभी हम हैं कालाडूंगी. यहाँ पे ये रोड गई नैनीताल को और एक रोड सीधे ही आती है हल्द्वानी को. तो ये है हल्द्वानी, ये है काठगोदाम. और अगर मैं आपको चंपौद मैन ईटर की बात बताऊं तो चंपौद पड़ता है यहाँ पे. तो नंबर 1 पोजीशन है यहाँ. तो चंपौद है यहाँ पे और कालाडूंगी है यहाँ पे, ये देखिए चंपौद. उसके बाद है मुक्तेश्वर. तो मुक्तेश्वर टाइगर, तो ये मुक्तेश्वर यहाँ पड़ेगा. फिर उसके पास में है पनार. और फिर गढ़वाल में जाएंगे, रुद्रप्रयाग यहाँ पर है. तो ये सब डिटेल्स दी गई है इस मैप में, देख लीजिए. और बाकी अगर हम इस हॉल में देखें तो यहाँ पे उनका गन रैक है. तो ये जो गन है अभी कुछ अंदर विलेज में दान में दे दी थी, लेकिन अभी कुछ डिस्प्ले पे नहीं है अंदर. तो वो फॉरेस्ट, तो वो अभी जमा है पुलिस डिपार्टमेंट में. तो बाद में जब वो क्लियर हो जाएंगी तो वो डिस्प्ले पे दी जाएंगी. उनका लाइसेंसिंग वगैरह के लिए वो जमा है. और ये गन उनको गिफ्ट करी थी
चंपावत टाइग्रेस मारने के लिए। और तो ये कंपनी के थ्रू उनको गन गिफ्ट की गई थी। और सर बता रहे थे अभी कि वो जो ओनर है उस कंपनी के, वो भी यहाँ आए थे। और ये है रुद्रप्रयाग गुलदार के साथ जिम कॉर्बेट की फ़ोटो। और एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो फ़ोटो है ये इसी जगह की है। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, ये वाला, ये जो ट्री है, ये अभी भी है। ये ट्री ये आधा काट दिया गया है क्योंकि ख़राब होने लगा था। मैं अभी आपको जस्ट वहाँ पे जाके ये ट्री के बारे में दिखाऊंगा। तो ये फ़ोटो भी यहीं से ली गई है। और ये है मेन रोड जो जा रही है। और ये कुछ फर्नीचर यहाँ पे डिस्प्ले में। और ये सामने है किचन, तो किचन ये था इनका। और ये देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है। और ये जो सामने आपको दिख रही है बाउंड्री, तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ भी बाउंड्री बनाई है। और छोटी हल्द्वानी को भी पूरा उन्होंने सेव किया था, जो वॉल मैंने आपको दिखाई थी। तो ये टूर था कॉर्बेट म्यूजियम का। और देखिए बिल्कुल नेचर की लैप में है, खूबसूरत। इस एरिया को प्रिजर्व किया गया है। देखिए ये है वो ट्री, तो इसको काट दिया, आधा ऊपर से खराब हो गया था, लेकिन अभी भी इसको प्रिजर्व रखा है, जो मैं अंदर आपको दिखा रहा था। तो जिम कॉर्बेट ने यहीं पर फोटो ली थी, वो इसी के आसपास। और वो मेन रोड आपको दिख रही हो। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन यही वो मेन पेड़ है जिसके पास उन्होंने फ़ोटो ली थी। और बिल्कुल यहीं पास में ही सुवेनियर शॉप भी है। तो यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी सब। और आप कुछ यहाँ से गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं तो ये सुवेनियर शॉप। और यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी है, तो अगर आपको बुक्स मंगानी है तो मंगा सकते हैं। तो ये टिकट प्राइजेस और टाइमिंग है। तो समर में ये 9 to 6 ओपन रहता है और विंटर्स में 9 to 5। तो हमेशा खुला रहता है। जैसे कॉर्बेट फॉल्स तो बंद हो चुका है, लेकिन म्यूजियम हमेशा खुला रहता है। और टिकट 100 रुपीज़ है इंडियन, फॉरनर 200। और स्टूडेंट्स 5 to 12 ईयर फ्री है। और 13 to 18 ईयर 25 रुपीज़ है। और कोई आईडी कार्ड आप दिखा सकते हैं। और ये है यहाँ की फीस। और बिल्कुल देखिए कालाडूंगी मेन रोड के किनारे ही है ये म्यूजियम। और कॉर्बेट के दो डॉग्स रॉबिन और रोसिना हमेशा साथ रहते थे शिकार पे जब भी हो जाते थे। दोनों बड़े वफादार थे। रॉबिन ने 2 बार जिम कॉर्बेट की जान भी बचाई थी। तो यहाँ पे उनकी ग्रेव है। तो जिम कॉर्बेट ने ही यहाँ पे उनकी समाधि खुद बनाई थी। तो ये देखिए, ये है रोसिना और ये रॉबिन। तो आपको यहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब तक जितना भी मैंने टूर किया था, ये होम स्टे, ये काला डूंगी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं छोटी बेटी को भी बोलूंगी कि आप अपने फ्रेंड के साथ 8 दिन यहाँ आके स्टे करें। और पांडे जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने खाना भी बहुत बेहतरीन था। फाउंड्री घुमाए इन्होंने हमें, जिम कॉर्बेट के बारे में बताया। और जो यहाँ के जो उनके साथ थे जो जिम कॉर्बेट थे, उनके जो फैमिली उनसे मिलवाए इन्होंने हमें। आम के बगीचे दिखाए, वो वॉल दिखाई जो उन्होंने बनवाई थी। और हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम फिर से आएंगे। जी हाँ, गुड। तुम्हें क्या अच्छा लगा? वो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, सफारी सफारी। जिम हाँ। कॉर्बेट। थोड़ा सा आप वो अगली बार हम आएंगे यहाँ पे। होटल से आए हो कॉर्बेट हम समिति आए, के साथ। हम वेल होटल से आए हैं। शुद्ध सत्तर घोष जी ने हमें, उनसे मैं टच में थी, तो उन्होंने ही सारा अरेंजमेंट करवाया था। उन्होंने हमारी बुकिंग यहाँ पे करवाई थी। और हम फिर से उनसे टच में रहके यहाँ पे आएंगे जरूर। और हमारा स्टे बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, यहाँ पे इट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। इसके पहले हम यहीं पर, इसके पहले हम कई और हट में आए थे, लेकिन जब यहाँ आए तो
बहुत यूनिक थी। आपको अच्छा लगा, गुड गुड, हाँ फिर से आएंगे हम। गुड गुड। फिर से आएंगे वाह तो काफी इन्फॉर्मेटिव था, थैंक्स पांडे जी, बहुत अच्छा लगा आके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। बाय।